नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जोशी एमएससी थर्ड सेमेस्टर एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी की छात्रा हूँ। मैं नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा के लिए लिखे गए पत्र, जिसका शीर्षक है तरह तरह की कौमें क्यों कर बनी, का वाचन कर रही हूँ। अपने पिछले खत में मैंने नए पत्थर के युग के आदमियों का जिक्र किया था, जो खासकर झीलों के बीच में मकानों में रहते थे। उन लोगों ने बहुत सी बातों में बड़ी तरक्की कर ली थी। उन्होंने खेती करने का तरीका निकाला, वे खाना पकाना जानते थे और यह भी जानते थे कि जानवरों को पालकर कैसे काम लिया जा सकता है। ये बातें कई हजार वर्षों की पुरानी हैं और हमें उनका हाल बहुत कम मालूम है। लेकिन शायद आज दुनिया में आदमियों की जितनी कौमें हैं, उनमें से अक्सर उन्हीं नए पत्थर के युग के आदमियों की संतान है। यह तो तुम जानती ही हो कि आजकल दुनिया में गोरे, काले, पीले, भूरे सभी रंग के आदमी हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आदमियों की कौमों को इन्हीं 4 हिस्सों में बांट देना आसान नहीं है। कौमों में ऐसा मेलजोल हो गया है कि उनमें से बहुतों के बारे में यह बतलाना कि वह किस कौम से है बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक लोग आदमियों के सिरों को नापकर कभी-कभी उनकी कौम का पता लगा लेते हैं। और भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस बात का पता चल सकता है। अब सवाल यह होता है कि ये तरह तरह की कौमें कैसे पैदा हुई। अगर सबकी सब एक ही कौम के हैं तो उनमें आज इतना फर्क क्यों है? जर्मन और हबशी में कितना फर्क है? यह एक गोरा है और दूसरा बिल्कुल काला। जर्मन के बाल हल्के रंग के और लंबे होते हैं, मगर हबशी के बाल काले, छोटे और घुंघरालू होते हैं। चीनी को देखो तो वह इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो यह बतलाना बहुत मुश्किल है कि यह फर्क क्यों कर पैदा हो गया। हाँ, इसके कुछ कारण हमें मालूम है कि ज्यों-ज्यों जानवरों का रंग ढंग आपस की चीज़ों के मुताबिक होता गया, उनमें धीरे-धीरे तब्दीलियां पैदा होती गई। हो सकता है कि जर्मन और हबशी अलग-अलग कौमों से पैदा हुए हों, लेकिन किसी न किसी जमाने में उनके पुरखे एक ही रहे होंगे। उनमें जो फर्क पैदा हुआ, उसकी वजह या तो यह हो सकती है कि उन्हें अपना रहन-सहन अपने पास पड़ोस की चीज़ों के मुताबिक बनना पड़ गया, या यह कि बाज जानवरों की तरह कुछ जातियों ने औरों से ज़्यादा आसानी के साथ अपना रहन-सहन बदल दिया हो। मैं तुमको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जो आदमी उत्तर के ठंडे और बर्फीले मुल्कों में रहता है, उसमें सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो जाती है। इस जमाने में भी एस्किमो जाति वाले उत्तर के बर्फीले मैदानों में रहते हैं और वहाँ की भयानक सर्दी बर्दाश्त करते हैं। अगर वे हमारे जैसे गर्म मुल्क में आएं तो शायद जीते ही न रह सकें। और चूंकि वे दुनिया के और हिस्सों से अलग हैं और उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दुनिया की उतनी बातें नहीं मालूम हुई जितनी और हिस्सों के रहने वाले जानते हैं। जो लोग अफ्रीका में विषुवत रेखा के पास रहते हैं, जहाँ बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है, इस गर्मी के आदी हो जाते हैं। इसी तेज धूप के सबब से उनका रंग काला हो जाता है। तो यह तुमने देखा ही है कि अगर तुम समुद्र के किनारे या कहीं और देर धूप धूप में बैठो तो तुम्हारा चेहरा सांवला हो जाता है। अगर चंद हफ्तों तक धूप खाने से आदमी कुछ काला पड़ जाता है, तो वह आदमी कितना काला होगा जिसे हमेशा धूप में ही रहना पड़ता है। तो फिर जो लोग सैकड़ों वर्षों तक गर्म मुल्कों में रहें और वहाँ रहते उनकी कई पीढ़ियाँ गुजर जाएं, उनके काले होने में क्या ताज्जुब है। तुमने हिंदुस्तानी किसानों को दोपहरी की धूप में खेतों में काम करते देखा है। वे गरीबी की वजह से न ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं, न ही पहनते हैं। उनकी सारी देह धूप में खुली रहती है और इसी तरह उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है।
फिर वे क्यों न काले हो जाएं। इससे तुम्हें यह मालूम हुआ कि आदमी का रंग उस आबहवा की वजह से बदल जाता है जिसमें वह रहता है। रंग से आदमी की लियाकत, भलमनसी या खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर गोरा आदमी किसी गर्म मुल्क में बहुत दिनों तक रहे और धूप से बचने के लिए टट्टियों की झाड़ में या पंखों के नीचे न छिपा बैठा रहे तो वह जरूर सांवला हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कि हम लोग कश्मीरी हैं और 200 साल पहले हमारे पुरखे कश्मीर में रहते थे। कश्मीर में सभी आदमी, यहाँ तक कि किसान और मजदूर भी गोरे होते हैं। इसका यही सबब है कि कश्मीर की आबहवा सर्द है, लेकिन वही कश्मीरी जब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, कई पुस्तों के बाद सांवले हो जाते हैं। हमारे बहुत से कश्मीरी भाई खूब गोरे हैं और बहुत कुछ लोग बिल्कुल सांवले। कश्मीरी जितने दिनों तक हिंदुस्तान के इस हिस्से में रहेगा उसका रंग उतना ही सांवला होगा। अब तुम समझ गई होगी कि आबहवा की ही वजह से आदमी का रंग बदल जाता है। यह हो सकता है कि कुछ लोग गर्म मुल्क में रहें, लेकिन मालदार होने की वजह से उन्हें धूप में काम न करना पड़े। वे बड़े बड़े मकानों में रहें और अपने रंग को बचा सकें। अमीर खानदान इस तरह कई पीढ़ियों तक अपने रंग को आबहवा के असर से बचाए रख सकता है। लेकिन अपने हाथों से काम न करना और दूसरों की कमाई खाना ऐसी बात नहीं जिस पर हम गुरूर कर सकें। तुमने देखा है कि हिंदुस्तान में कश्मीर और पंजाब के आदमी आमतौर पर गोरे होते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों हम दक्षिण जावें वे काले होते जाते हैं। मद्रास और लंका में ये बिल्कुल काले होते हैं। तुम जरूर ही समझ जाओगी कि इसका सबब आबहवा है, क्योंकि दक्षिण की तरफ हम जितना ही बढ़ें हम विषुवत रेखा के पास पहुंच जाते हैं और गर्मी बढ़ती जाती है। यह बिल्कुल ठीक है और यही एक खास वजह है कि हिंदुस्तानियों के रंग में इतना फर्क है। हम आगे चलकर देखेंगे कि यह फर्क कुछ इस वजह से भी है कि शुरू में जो कौमें हिंदुस्तान में आकर बसी उनमें आपस में फर्क था। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें आई और हालांकि बहुत दिनों तक उन्होंने अलग रहने की कोशिश की, लेकिन वे आखिर में बिना मिले न रह सके। आज किसी हिंदुस्तानी के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वह पूरी तरह से किसी एक असली कौम का है। धन्यवाद।